नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज फिर लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम राजस्थान का होगा एसआई का, उन सब में ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि राजस्थान के अंदर क्या पूछा गया है। ये देखिए आप, राजस्थान के किस स्थान पर प्राचीन साथ साथ में शाकाहारी डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या भरतपुर में? चर्चा का विषय बना हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर जो है राजस्थान का, जैसलमेर के अंदर एक जगह है जेठवाई, जैसलमेर में, ध्यान रखिएगा। वहीं पर भी थोरोसोरस इंडिकस नामक डायनासोर के अवशेष मिले और यह माना गया कि वो कहीं ना कहीं शाकाहारी डायनासोर है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? जेठवाई नामक स्थान पर, जैसलमेर में। और ये खोज करी किसने थी? तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की और साथ साथ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के सहयोग से जांच की गई, खोज की गई और यह बताया गया कि यहां पर एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पचबदरा, सनवरला या कपराला जैसे पानी के गर्त देखने को मिलते हैं? ये सारे पानी के गर्त आपको पता ही है किस तरह के होंगे। ये सारे पानी के गर्त आपको देखने को मिलेंगे जिनको रन कहा जाता है। रन का मतलब जो कहीं ना कहीं नमकीन झीलें जो होती हैं, साथ में दलदली, जैसे आपने नाम सुना होगा कच्छ का रन, कच्छ का रन, सर क्रीक, कोर क्रीक गुजरात के अंदर देखेंगे, वैसे ये सारे के सारे गर्त आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, थोब नामक आपको जैसलमेर के अंदर थोब मिलेगा, रेडाना मिलेगा, पिडराना मिलेगा। ये इस तरह के भी आपको कहीं ना कहीं खारे पानी के गर्त देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया, ये कहां मिलेंगे? शेखावटी प्रदेश में, नागौर भूमि में, गोडवाड़ प्रदेश में या घग्गर मैदान में? तो आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप से ये जितने भी गर्त आपको देखने को मिलेंगे, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ध शुष्क जो प्रदेश है आपका, उसमें आपको इस तरह के ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अर्ध शुष्क में शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, गोडवाड़ प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो ये जो गोडवाड़ प्रदेश है, जो मुख्य रूप से लूणी का प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, लूणी का प्रवाह क्षेत्र, उसमें आपको इस तरह के गर्त ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा में समकोण बनने वाले बालू का स्तूप को कहते हैं। समकोण का मतलब इस तरीके से पवन अगर चल रही है तो उसकी दिशा के अंदर बनने वाले इस तरह के बालू का स्तूपों को समकोणीय बालू का स्तूप जो है। समकोण का मतलब क्या होगा कि बीच में किसी भी प्रकार का क्या आ गया, कोई अवरोध आ गया और उस अवरोध के कारण उन्होंने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, बदल दिया और वो समकोणीय स्थिति में मुड़ गए, उनको कहा जाता है। तो कौन कौन से होंगे? अनुदैर्ध्य, बरखान, अनुप्रस्थ या नेब का। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं वो पवनों की दिशा में समानांतर बनते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में, बरखान क्या होंगे? अर्ध चंद्राकार होंगे। ये अपने आप में, नेब का किसी भी झाड़ी के खिलाफ और उस तरह के बनने वाले। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये आपको देखने को मिलेंगे, कैसे होंगे? कहीं ना कहीं आप देखिएगा अवरोध के कारण इनका कहीं ना कहीं आप देखने को मिलता है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से मिलते कहां हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पूगल में मिल सकते हैं, ये सूरतगढ़ के अंदर मिल सकते हैं और ये रावतसर जैसे। वैसे तो हर एक बालू का स्तूप राजस्थान में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जो इनके नाम से जाने जाते हैं। तो पूगल बीकानेर, सूरतगढ़ और रावतसर, आपको पता है रावतसर हनुमानगढ़ में और सूरतगढ़ गंगानगर में।
यहां पर आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूपों को जीवाश्म यानी कि जिसके अंदर जीवों के अवशेष बालू का स्तूप भी कहा जाता है, यानी कि जिनके अंदर आपको कहीं ना कहीं अवशेष जीव स्पेस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के बालू का स्तूप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ अभी बात करिए अपने ने, अनुदैर्ध्य अभी बात करिए, अवरोधी बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप। तो ऐसे बालू का स्तूप जीवों के अंश कहीं ना कहीं आपको दिखाई देते हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको, अवरोधी प्रकार के जो बालू का स्तूप होंगे उनमें आपको इस तरह के कहीं ना कहीं बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी थार के मरुस्थल में द्रष्टथी और मेंढा नदी के शुष्क घाटी में पाए जाने वाले घुमावदार पुराने बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको एग्जाम्स में बता रहा हूं, एग्जाम की प्रकृति बदल गई है, पैटर्न बदल गया, उसी आधार पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो द्रष्टथी नदी या फिर मेंढा नदी के शुष्क घाटी में पाए जाने वाले घुमावदार बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा या अनुदैर्ध्य। आपने सभी देखे होंगे तारा, और ध्यान रखिएगा तारा इसलिए क्योंकि जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक क्या होंगी, शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, वो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पहली चीज, भालेरी इसके लिए चर्चित माना जाता है, भालेरी चूरू का इनके लिए चर्चित माना जाता है। इसके अलावा आप इसको ओसिया में भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको पता ही है जो करणी माता का मंदिर है, कौन सा, देशनोक, वहां पर भी आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। तो अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप रेखीय होते हैं, पवनों की दिशा में समानांतर बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा द्रष्टथी नदी और मेंढा नदी के शुष्क घाटी क्षेत्र में इस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज किस जिले में, लाठी सीरीज क्या है आपको पता होगा, मीठे पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मीठे पानी का एकमात्र स्रोत आपको दिखाई देगा जो कि आपको पता ही है, पोखरण। इसको ध्यान रखिएगा, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में आपको देखने को मिलेगी एक जल पट्टी। इसी जल पट्टी को लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी एक और ध्यान रखिएगा, पायतू से लेकर जालोर के मध्य भी दूसरी जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी देखने को मिल रही है। तो पहली जल पट्टी ये है और सेकंड जल पट्टी आपको देखने को मिल रही है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, पश्चिमी राजस्थान में मीठे जल का स्रोत एक भूमिगत जल पट्टी के रूप में 60 से 65 किलोमीटर तक में फैली हुई है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में। यहीं पर एक चंदन नलकूप है, इसलिए ध्यान रखिएगा उसको थार का घड़ा कहा जाता है। तो ये जैसलमेर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने टू द पॉइंट्स और क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, गतिशील जिनकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, और दूसरी वैरायटी बता रखी है अर्धचंद्राकार आपको देखने। अर्धचंद्राकार का मतलब चंद्रमा के समान आपको दिखाई देंगे। तो आपको पता ही इस तरह के बालू का स्तूप आपको जो होंगे अर्धचंद्राकार आपको बालू का स्तूप दिखाई देंगे। तो वो कौन से होंगे, नेबखा, बरखान, पैराबोलिक या तारो बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक आपको पता ही है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। तो इसके अंदर पूछा गया अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार कैसे होंगे, बरखान जो बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार होंगे, साथ साथ के अंदर गतिशील होंगे। जब गतिशील होंगे और ये होंगे तो ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले आपसे पूछा जाए बालू का स्तूप कौन से होंगे, तो बरखान प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेश जो आपको राजस्थान के अंदर पूछा गया है, मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपको अरावली देखने को मिल रही है। इसके बाद ये पूछा गया मरुस्थल का ऊंचे वाला ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र। तो ये इसका ढाल इस तरह है, इसलिए आपको नदियां जो है वो कच्छ के रण में जाती हुई दिखाई देंगी। तो इसमें पूछा गया उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है, मरुस्थलीय प्रदेश का ऊंचा भाग। तो ऊंचा भाग क्या कहलाएगा, थली कहलाएगा।
नीचे वाला क्या कहलाएगा? तली कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा क्या है? थली। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से आपको पता ही है माही नदी बहती है, उसी में पूछा गया उसको क्या कहलाते हैं? मेवल, भोमट, गिरवा या मगरा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य आपको पता ही है माही नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर इस क्षेत्र के लिए एक शब्द और यूज में लिया जाता है, वांगड़। इसको वांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसको मेवल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिले, वो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी वैरायटी के, सभी टाइप्स के आपको सैंडस्टोन दिखाई देंगे? तो जोधपुर, बालोतरा, सीकर या डीडवाना, कुचामन। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के अंदर आपको सभी प्रकार के बालू का, अनुदेदरीय, अनुप्रस्थ, सब्रकोबीज, पैरागोली, जितने भी हैं, नेबखा, अवरोधी बालू का स्तूप, समझ में आ गया? जितने भी प्रकार के बालू का स्तूपों के टाइप्स हैं वो आपको एक जिले में दिखाई देंगे, उसका नाम है जोधपुर। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतीला शुष्क क्षेत्र राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपभाग है? रेतीला राजस्थान बांगर। देखिए अभी अपने ने एक बात और पढ़ी थी जिसको हम पढ़ रहे थे, वांगड़। वांगड़ को रखिएगा, वांगड़ किस में था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। जबकि ये क्या पूछा गया? बांगर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? बांगड़। तो बे जहां पर आ जाए तो उसको समझिएगा वो मरुस्थली के शब्द में। अब ये है किसका? तो आपको पता ही है कि जब हम अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर बांटते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश जो है आपको पता ही है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा या अरावली के पश्चिम का जो भाग है, ये वाला शुष्क प्रदेश, और ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश में ये वाला क्षेत्र है, इसको घग्गर का मैदान कहते हैं और इसको शेखावटी प्रदेश कहते हैं। इस शेखावटी जो प्रदेश है इसी का नाम राजस्थान बांगर है मूल रूप से। तो शेखावटी प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा? शेखावटी प्रदेश वाला क्षेत्र तो कौन सा होगा? शेखावटी, यानी कि आपको पता है झुंझुनू, चूरू और सीकर वाला शेखावटी जो है उसी को इस नाम से जाना जाता है। अब लेकिन इसमें सॉरी, ये पूछा क्या है? राजस्थान बांगर किस भौतिक भाग का उपभाग है, ये पूछा गया। अपने से ये नहीं पूछे राजस्थान बांगर किसका उपभाग है, तो उपभाग किसका होगा? जो पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है, राजस्थान के 4 प्रदेशों में उसको बांटा गया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अरावली प्रदेश या उत्तरी पूर्वी मैदान या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये जो राजस्थान बांगर आएगा ये इसी के अंदर तो आ रहा है। और अरावली के पश्चिम वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि वो उपभाग पूछ रहा राजस्थान बांगर किसका है। निम्न में से असंगत छांटना है। असंगत, थोड़ा सा सिंपल प्रश्न भी दिया है। मिश्रित, रेतीला और पथरीला हमादा। तो ऐसा जहां पर आपको मिश्रित यानी कि रेत और पठार दोनों आपको पर्वत दिखाई दें, वो रेग होगा। इर्ग पूर्ण रूप से जो जैसलमेर वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा, इर्ग। और हमादा जहां पर आपको पथरीला मरुस्थल दिखाई देगा। तो जैसलमेर के अंदर जोधपुर और फलोदी के बीच में जो आपको बालोतरा देखना पड़े, बालोतरा साथ साथ में फलोदी और साथ साथ में जैसलमेर, इन तीनों जिलों के बीच में जो क्षेत्र एक देखने को मिलता है वहां पर आपको हमादा मरुस्थल दिखाई देगा, जहां पर आपको पूर्णतः रेतीले मरुस्थल का अभाव दिखाई देगा, यानी कि पथरीला मरुस्थल होगा, उसको हमादा कहा जाता है। ये तो सभी के सभी अपने आप में क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का मार्च का मतलब क्या है? मार्च, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। आपको पता ही है मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला गया था, ठीक है, और उसके अंदर ये कहा था अरावली की चोटी को लेकर, ऊंचाई को लेकर के जो निर्णय दिया गया, तो अरावली क्या काम करती है? अरावली एक तरीके से मुख्य रूप से मरुस्थल के विस्तार को रोकती।
मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अगर अरावली नहीं होगी तो मरुस्थल का विस्तार वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अरावली को बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरावली एक तरीके से राजस्थान की लाइफ लाइन है। चाहे वो नदियों की बात करें, चाहे माइंस की खनिज की बात करें, चाहे मरुस्थल को रोकने की बात करें, जैव विविधता की बात करें, बहुत सारी चीजों के लिए अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो रेगिस्तान के मार्च का मतलब आगे बढ़ना। फाल्गुन का महीना बिल्कुल भी नहीं, रेगिस्तान को हरा भरा बनाना बिल्कुल भी नहीं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, मूव करना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? चक्रवात समझिए, जो शुष्क चक्रवात होंगे, शुष्क मतलब चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात का मतलब होता है जिसका केंद्र जो होता है, ये केंद्र और ये परिधि। तो केंद्र के अंदर क्या होगा? लो प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। और टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जबकि परिधि के अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो पवनें परिधि से केंद्र की तरफ चलेंगी और उसे ही हम क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं चक्रवात कहते हैं। लेकिन अब राजस्थान के अंदर ये जो भंवर बनते हैं, चक्रवात होता है, केंद्र के अंदर निम्न वायुदाब और उसकी चारों तरफ उच्च वायुदाब, इस तरीके से एक राउंडेबल बनती है और मिट्टी है, मरुस्थल है, तो उसी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबुड़िया कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए। सही कथनों का चयन कीजिए निम्न में से कूट। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। दूसरा, सीसुरा घाट और पखेरिया अरावली के दर्रे हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के मध्य है। और लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में है। अब इसमें पूछा गया है कि सही का बताना है। किसका? सही का। तो लसाड़िया का पठार बिल्कुल जैसमंद झील के पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, सलूम्बर जिले में आ गया है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये भी सही है। घाट पखेरिया और अरावली के दर्रे हैं, ये भी सही है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है। मध्य अरावली का शिखर तो है लेकिन सर्वोच्च शिखर नहीं है। सर्वोच्च शिखर के रूप में जिसको हम कहते हैं मोरायजी, मोरायजी, या इसी को हम कहते हैं टाटगढ़, 934 मीटर, ये मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये बात अपने आप में क्या होगी? गलत हो गई। बाकी सब बै से और दे इसमें सही है। तो बै से दे 3 इसमें क्या होंगे? सही हो। नेक्स्ट, अरावली किस प्रकार की श्रृंखला? अरावली आपको पता ही है, अरावली कैसी है? प्राचीन, वलित, अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। प्राचीन भी है, वलित भी है, फोल्डेड भी है, और अवशिष्ट का मतलब बचे हुए अवशेषों के रूप में। तो अरावली, और आपको पता ही है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की। और इसकी तुलना किससे की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अल्पेशियन पर्वतमाला जो कि यूएसए के अंदर पूर्वी दिशा के अंदर फैली पर्वतमाला, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो इसमें टर्सरी, उच्च हिम, तो इसमें एक ही आंसर आएगा, वलित पर्वत श्रृंखला। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र? नाम दे दिया, ध्यान रखिएगा, तस्तरी नुमा। जब आपको कोई दे देते तस्तरी नुमा क्षेत्र, गिरवा कहलाता है। उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर और अजमेर। तो ध्यान रखिएगा, किस शहर के आसपास के पहाड़ियों का तस्तरी नुमा शेप है, इसलिए उनको गिरवा कहा जाता है, वो है उदयपुर। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर जिले में नहीं है? उदयपुर जिले के अंदर दर्रा नहीं है, उस पर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। हाथीगुड़ा, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रा, केवड़ा की नाल। तो केवड़ा की नाल ईस्ट में है, देबारी भी आपको ईस्ट में दिखाई देगा, फुलवारी की नाल मध्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हाथीगुड़ा जो है, हाथीगुड़ा राजसमंद में है। हाथीगुड़ा राजसमंद में, तो ये होगा कौन सा नहीं है? हाथीगुड़ा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों के तीनों उदयपुर में है। सुमेलित करना है, एक तरफ पठार दे रखे हैं और एक तरफ जिलों के नाम दे रखे हैं, दोनों को मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो मेसा का पठार
आपको चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। बुराट का पठार आपको उदयपुर में देखने को मिला। उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में देखने को मिलेगा। और कांकनबाड़ी का पठार आपको अलवर में दिखाई देगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 4 नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, एक तरफ चोटियां दे रखी है और एक तरफ उसका मिलान करने वाली कितनी ऊंचाइयां उनको दे रखा है। सुंदा पहाड़ी जो कि जालोर के अंदर है 991 मीटर। ऋषिकेश चोटी जो कि सिरोही में है 1017 मीटर। जयराज पहाड़ी सिरोही के अंदर है 1090। और अचलगढ़ चोटी जो कि सिरोही के अंदर है 1380। मिलान करना है कि कौन सी कहां पर है। तो सुंदा तो अपने आप में जालोर में है और ऊंचाई भी इतनी है, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश सिरोही के अंदर है और इसकी चोटी भी ऊंचाई कितनी है? 1017, ये भी सही है। जयराज की पहाड़ी सिरोही के अंदर और 1090 है, ये भी बिल्कुल सही है। और अचलगढ़ जो कि सिरोही के अंदर है उसकी ऊंचाई भी क्या है? 1380। तो ये तो लगभग कैसे हैं? एक समान मिलान करने वाले। तो इसका आंसर तो 1 2 3 4 ही होगा, आपस में मिलान कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार, कांठल का, डांग या मगरा? तो उदयपुर के आसपास मगरा। डांग क्षेत्र, चंबल का बीहड़ वाला क्षेत्र डांग। ऊपरमाल का पठार आपको पता ही है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य। कांठल का मैदान है किसका? कांठल का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, भौगोलिक नाम कांठल के रूप से ही जाना जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। बीहड़ भूमि किसके द्वारा निर्मित की जाती है? चंबल के द्वारा। तो चंबल के द्वारा जब बीहड़ भूमि, जहां पर गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण होता है और उससे फिर बाद में कहीं ना कहीं डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, जिसको डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। चंबल का जहां जहां प्रवाह क्षेत्र है, तो चंबल कहां बहती है? झालावाड़ में बहती है क्या? बारा में नहीं। डीग, अलवर में बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, आपको चंबल नदी यहीं बहती है और चंबल नदी यहीं पड़ी बीहड़ का क्या करेगी? निर्माण करेगी। निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत बताना है। बुराट का पठार उदयपुर, मेसा का पठार चित्तौड़, ऊपरमाल का पठार राजसमंद, उड़िया का पठार सिरोही। सबसे ऊंचा पठार मेसा का पठार चित्तौड़ में, बुराट का पठार उदयपुर। ऊपरमाल का पठार अभी बात करी थी अपने ने, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के बीच में मिलता है। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। और यहां पर दे रखा राजसमंद। तो ये अपने आप में क्या होगा? गलत होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बूंदी जिले के अंदर अभी अपने ने पढ़ा ऊपरमाल का पठार, ये हो नहीं सकता। रामगढ़ की पहाड़ियां बारा के अंदर, ये हो नहीं सकती। बुराट का पठार उदयपुर में, ये हो नहीं सकता। तो अरावल पर्वत के रूप में, अरावल के रूप में जाना जाता है किसको? बूंदी जिले की स्थित पहाड़ियों को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को बताइए। गलत कथन के बारे में जानकारी देनी है अपने को, ध्यान रखिएगा। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। राजस्थान अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने कहा मरुस्थल के विस्तार को रोकना है। वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। अरावली के पश्चिम के अंदर होने के कारण मरुस्थल में बारिश नहीं होती है। अरावली के समानांतर होने के कारण जो आपका अरब सागर का मानसून है उससे बारिश नहीं हो पाती है। तो दोनों ही तरीके से बारिश नहीं हो पाती है। एक जगह तो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है मरुस्थल, और एक तरफ वो समानांतर की भूमिका निभाती है। तो ये इसका गलत होगा, इसको ध्यान रखिए। राज्य में वर्षा ऋतु की अवधि है। राज्य में वर्षा ऋतु की कौन सी अवधि है? किस? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, मध्य जून से सितंबर तक, जुलाई से मध्य अक्टूबर तक, जून से मध्य नवंबर तक। तो ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु यानी कि मानसून काल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जून से लेकर सितंबर तक। सितंबर में आपके मानसून आपके राजस्थान से वापस जाना क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है उसकी, ध्यान रखिएगा।
राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? ये तो बाय डिफॉल्ट सी बात है, आपको पता ही है। मानसून की दो शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा और एक आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करती है, और अरब सागर की जो प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा से करता है, दक्षिण से करता है। इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा बरसात बंगाल की खाड़ी से होती है, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में पूछे, राजस्थान क्या भारत के अंदर भी पूछे तो सर्वाधिक बरसात किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है। अरब सागर से इसलिए नहीं होती, वो पैरेलल निकल जाता है। तो ये सारी बारिश, तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, तो दक्षिणी पूर्वी भाग जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, या जिसे हम दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, वहीं पर भी आपको सबसे ज्यादा जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें बरसात देखने को मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वर्षा मानसून के किस शाखा से होती है? लो अभी बता दिया आपको, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से। राजस्थान में भी और भारत में भी सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ से जो भूमध्य सागरीय से वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा नहीं मानी जाती, उसको वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाला एक चक्रवात है और जिसे मावट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसूनी वर्षा नहीं होती है पश्चिमी विक्षोभ, स्पेशल ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मानसून से संबंधित नहीं है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावट जो वर्षा है उसका संबंध मानसून से नहीं है। राज्य में वर्षा के दिनों में औसत संख्या कितनी दिन की है? वर्षा औसत एवरेज बताया गया कि एवरेज कितने दिन की हो जाती है। पश्चिम के अंदर बहुत कम होती है, पूर्व के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो दोनों के बीच का एवरेजन कितना है? तो एवरेजन ध्यान रखिएगा लगभग 30 दिन के आसपास। कितनी? 30 दिन, 29 दिन के आसपास क्या होती है? वर्षात होती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के मानसून से पूर्व में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? डांकर, पुरवाई, बौछार या माचिया। मानसून पूर्व होने वाली बरसात, इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। मानसून से पूर्व होने वाली बरसात क्या होती है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शुरुआत के अंदर ध्यान रखिएगा पुरवई, पूर्व से होने वाली बरसात। माजिया ध्यान रखिएगा, बौछार। तो मानसून से पूर्व होने वाली बरसात को क्या कहा जाता है? बौछार कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत बताना है अपने को, ध्यान रखिएगा। वायु के कणों के साथ चलने वाली गर्म हवा झाला, उत्तर दिशा से चलने वाली हवा डांकर, पूर्वी दिशा में चलने वाली पवनें आगुनी, और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवनों को समुद्री कहा जाता है। मानसून से संबंधित जानकारी ध्यान रखिएगा। स्पेशल उत्तर पश्चिम से होने वाली झारा बिल्कुल सही कहा जाता। उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा को डांकर नहीं कहा जाता, इसको ध्यान रखिएगा। इसको धराऊ कहा जाता है, धराऊ कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। पूर्व दिशा से होने वाली आगुनी और दक्षिण पश्चिम से होने वाली समुद्री, क्योंकि वो समुद्र से हो रही है इसलिए उसको समुद्री नाम से जाना जाता है। तो इसको भी थोड़ा जाने के, इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। माउंट आबू के अंदर औसतन कितने दिन बरसात होती है? माउंट आबू के दिन में पूछ रहा है 40 दिन, 50 दिन, 38 दिन और 48 दिन। मैंने आपको कहा था कि स्पेशल ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के अंदर, अभी बताया था मैंने, राजस्थान के अंदर औसत बरसात कितने दिन होती है? 29 दिन। औसत वर्षा 29 दिन होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि पूछा क्या गया है कि माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू में पूछा गया औसतन कितने दिन बरसात होती है? 40, 50, 38, 48। तो माउंट आबू में आपको देखा होगा आपने सबसे ज्यादा बरसात होती है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 48 दिन मानी जाती है औसतन वर्षा। किसके अंदर? माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून आने की संभावित तिथि कौन सी है? मानसून आने की संभावित तिथि आपको पता ही होगा, अभी अपने ने बात करी थी मध्य जून। कौन सा जून? मध्य। तो आपको होगा मध्य जून का मतलब क्या होता है? वही 15 जून, मध्य जून। जबकि भारत के अंदर 1 या 2 जून को आ जाता है केरल में, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि उससे भी पहले आपको मिल जाएगा 26-27 मई के आसपास।
मानसून अंडमान निकोबार द्वीप में आ जाता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार में आता है, लेकिन वो मुख्य भूमि नहीं है, इसलिए पूछा जाता है भारत के अंदर सबसे पहले मानसून केरल के अंदर आता है। और केरल का भी कौन सा तट आपको पता ही है, मालाबार तट। और मालाबार तट के अंदर जब मानसून शुरुआत में आता है तो बहुत तेज गति से बरसात टकरता है इससे, इसलिए उसको मानसून का विस्फोट भी कहा जाता है, ब्रस्ट मानसून भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेगा। इसी क्षेत्र में आपको सदाबहार वन दिखाई देंगे वेस्टर्न घाट पर। तो वेस्टर्न घाट पर बारिश होती है शुरुआत में सबसे ज्यादा। राजस्थान में किस दिन प्रकाश की अवधि सबसे अधिक होती है? प्रकाश की अवधि देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला गया, आंसर वैसे का वैसा ही है, प्रश्न की भाषा बदल गई। हमने पूछा किस दिन प्रकाश की अवधि सबसे अधिक होती है। हम इसको ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है। बात एक ही है, कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा दिन सबसे बड़ा होगा? हम भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य कब होगा? सूर्य कर्क रेखा पर होता है। किस दिन? 21 जून को। 21 जून को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून का जो दिन होगा वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर होता है और कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है और साथ साथ में भारत के मध्य से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से राजस्थान की ज्योग्राफी के। तो आपके कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि एग्जाम में आने लायक हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।